What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का आज होने वाला है समापन। आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को समाप्त कर देंगे। कंपनीज एक्ट ऑलरेडी पूरा हो चुका है, प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे तरीके से बनाता चल रहा हूं, तो बहुत शानदार तरीके से आज इसको भी समाप्त करते हैं एंड देन फिर प्रोसीड करेंगे फर्दर एक्ट्स की तरफ और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते चलेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में फाइनली क्या क्या बचा है। लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो टॉपिक है सबसे पहला वो है कि सर कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट कैसे किया जाता है या फिर ट्रांसफर कैसे किया जाता है। देखो नेगोशिएबल का मतलब ही क्या है, ट्रांसफरेबल, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो फर्दर ट्रांसफर किया जा सकता है, नेगोशिएट किया जा सकता है। अब आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक तीनों को बहुत डिटेल में पढ़ा, तीनों मैंने आपको पढ़ाए। अब उनको अगर फर्दर ट्रांसफर करना हो तो किस तरीके से किया जाता है ना, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। बेसिक है, बहुत बहुत बेसिक है। उसके बाद देखो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, व्हेन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड to any person with a view to constitute the person holder, the instrument is deemed to have been negotiated। इसका मतलब जब भी इंस्ट्रूमेंट का होल्डर चेंज हो जाता है कि ए ने बी को प्रॉमिसरी बिल दिया कि भैया मैं आपको पैसा दूंगा और बी ने वो प्रॉमिसरी बिल फर्दर, प्रॉमिसरी नोट फर्दर किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो फिर होल्डर चेंज हो गया। कल हमने होल्डर इन ड्यू कोर्स की भी बात करी थी। तो इसी ट्रांसफर को हम लोग नेगोशिएशन बोलते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, परफेक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम नेगोशिएट कैसे हो सकते हैं, या तो डिलीवरी से। डिलीवरी से कब होते हैं, अगर वो बियरर इंस्ट्रूमेंट हो, है ना। तो नेगोशिएशन में अगर वो बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो बियरर में आप सिर्फ डिलीवरी कर सकते हो और वो नेगोशिएट हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा था पिछली वाली क्लासेस में, मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट है तो फिर वो सिर्फ डिलीवरी से ही हो जाएगा। और अगर वो एक डिलीवरी ओनली, अगर वो एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर दिया हुआ है कि इसी इंसान को पैसा देना है, तो फिर उस केस में एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों चाहिए। ये डिलीवरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। कई बार ऐसा होता है कि आपने एंडोर्स कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोग को, आगे हम पढ़ेंगे भी इस एग्जांपल को, कि ए और बी, ये ड्रॉअर है, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा हूं, ये ड्रॉई है, ठीक है। अब इसने एक्सेप्ट करके इसको बिल दे दिया, राइट। अब इसने क्या करा, ये बिल रात को एंडोर्स करा, किसके नाम, सी के नाम। ये बिल रात को एंडोर्स करा इसने सी के नाम और अपने टेबल के ड्रॉअर में रख दिया कि यार सुबह क्या करूंगा, सी को ट्रांसफर कर दूंगा, सी को दे के आ जाऊंगा। उस पर लिख तो दिया, साइन भी कर दिए कि अब ये पेमेंट किसको दे देना, सी को दे देना, यानी कि उसने एंडोर्समेंट कर दिया और अपने टेबल में रख के सो गया और रात को उसकी डेथ हो गई। अगले दिन सी को इसके ड्रॉअर में मिला ये बिल ऑफ एक्सचेंज। अब यहां पे सवाल ही आता है, एग्जाम में आया भी हुआ है कि भैया बताओ क्या ये नेगोशिएट हो गया, पॉज करके बोलो जरा, क्या ये नेगोशिएट हो गया। द आंसर इज नो, नहीं हुआ बच्चों, क्योंकि एंडोर्समेंट तो हो गया था लेकिन डिलीवरी नहीं हुई थी। तो डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एंडोर्समेंट इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, चलो सर ये चीज क्लियर हो गई। मोड्स ऑफ नेगोशिएशन, आप कैसे नेगोशिएट कर सकते हो, किस तरीके से नेगोशिएट कर सकते हो। अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है तो बियरर में आप डिलीवरी कर सकते हो, और अगर वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो ऑर्डर में आपको एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी दोनों करनी पड़ेंगी। तो ये चीज माइंड में रखना, बियरर इंस्ट्रूमेंट कैसे नेगोशिएट होता है, सिर्फ डिलीवरी से। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कैसे नेगोशिएट होता है, एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी से। ठीक है, अब डिलीवरी एक्चुअल भी हो सकती है
और कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। सर ये एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है? बहुत सिंपल है बच्चों, एक्चुअल का मतलब तो आपने एक्चुअल में वो चीज डिलीवर करी है, और कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब है? कंस्ट्रक्टिव का मतलब है कि जहां पे देखो, कि जहां पे डिलीवरी आपने खुद नहीं करी, या जिसको एक्चुअल में आपको डिलीवर करना है आपने उसको डिलीवर नहीं करा, उसके किसी एजेंट को डिलीवर कर दिया, उसके किसी सर्वेंट को डिलीवर कर दिया, तो एक्चुअल डिलीवरी तो यहां पे होगा कि उसी इंसान को जिसको देना है प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसी को ही है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि आपने उसके किसी एजेंट को, किसी अल्टीमेटली उस तक पहुंचाया किसी और माध्यम से, उसको हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं। तो डिलीवर होना इंपॉर्टेंट है। सही हो गया बच्चों। फिर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक पेबल टू द बेयरर इज नेगोशिएबल बाय डिलीवरी। ठीक है। प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू ऑर्डर इज नेगोशिएट बाय द होल्डर बाय एंडोर्समेंट एंड द डिलीवरी देयर ऑफ। ठीक है। अब ये वही वाला एग्जांपल है जो मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि एक्स ने एक चेक लिखा 50,000 का वाई पे एंड डिलीवर्ड इट टू हिम। वाई ने वो चेक जेड के फेवर में एंडोर्स करा, बट उसको अपने टेबल के ड्रॉअर में रखा। सब्सिक्वेंटली वाई की डेथ हो गई और चेक वाज फाउंड बाय जेड इन वाई's टेबल। In this case, Z does not become the holder of the check as negotiation was not complete by delivery of check to him. Negotiation complete नहीं है। समझ गए बच्चों? ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब नेगोशिएशन बाय डिलीवरी को काफी डिटेल में इसने लिखा है। आपको पता होना चाहिए कि नेगोशिएशन बाय डिलीवरी यानी ट्रांसफर बाय डिलीवरी एंड ट्रांसफर बाय एंडोर्समेंट क्या क्या लिखा है देखो। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 58, a promissory note, a bill of exchange और a check payable to bearer is negotiable by delivery thereof। यानी कि हमारे पास जितने भी promissory note हैं, bill of exchange हैं, checks हैं, वो पेबल टू बेयरर होते हैं डिलीवरी पे ही। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक डिलीवर्ड, जो हमने डिलीवर करा, ऑन कंडीशन दैट, एक कंडीशन पे, क्या कंडीशन पे? दैट इट इज नॉट टू टेक अफेक्ट एक्सेप्ट इन अ सर्टेन इवेंट इज नॉट नेगोशिएबल। इसका मतलब क्या है कि आपने डिलीवर करा और डिलीवरी के साथ साथ वो एक कंडीशन भी थी कि ये तब तक इफेक्ट नहीं होगा, यानी इसकी लाइबिलिटी तब तक अराइज नहीं होगी जब तक कोई गिवन इवेंट हैपन नहीं होता, जब तक कोई गिवन इवेंट हैपन नहीं होता। जैसे यहां देखो, ए द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू बेयरर डिलीवर इट टू बीज एजेंट टू कीप फॉर बी। इसने क्या बोला कि भैया एजेंट के पास दे दिया, तो ये एक्चुअल डिलीवरी हुई या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हुई? बताओ जरा, पॉज करके फटाफट से बताओ। डिलीवर करा उसने बी के एजेंट के पास, तो इंस्ट्रूमेंट अभी भी नेगोशिएट हो गया, जबकि एक्चुअल डिलीवरी नहीं हुई उसके बाद। ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का एग्जांपल है। अब यहां देखो, ए द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल टू द बेयरर which is in the hands of A's banker who is at the time the banker of B, direct the banker to transfer the instrument to B's credit in the banker's account with B. The banker does so and accordingly now possess the instrument as B's agent. The instrument has been negotiated and B has become the holder of it. अब देखो बैंकर के थ्रू करवा दिया तो भी कंसिडर किया जाएगा। बात समझ गए? ये हमारा नेगोशिएशन बाय डिलीवरी की इंपॉर्टेंस हो गई सीधी सीधी। इसके बाद बच्चों नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट। नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट में क्या लिखा हुआ है? फिर से सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक पेबल टू ऑर्डर। जब भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होगा तो आपको दो काम करने हैं, एंडोर्समेंट भी और डिलीवरी। बेसिक, ठीक है जी। अच्छा जी, इंपॉर्टेंस ऑफ डिलीवरी इन नेगोशिएशन। डिलीवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? फिर से वही चीज बच्चों, सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, ये बस आपको रीड करके छोड़ना है। क्या लिखा है देखो, डिलीवरी इज एसेंशियल वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू बेयरर और ऑर्डर। चाहे वो बेयरर इंस्ट्रूमेंट हो चाहे वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट हो, डिलीवरी तो चाहिए ही चाहिए। अब डिलीवरी कैसी होनी चाहिए? वॉलंटरी होनी चाहिए, अपनी इच्छा से। और ऑब्जेक्ट ऑफ डिलीवरी शुड बी टू पास द प्रॉपर्टी टू द पर्सन टू whom it is delivered। डिलीवरी कैसी कैसी हो सकती है? एक्चुअल हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। एक्चुअल कौन सी होती है? जब आपने इंस्ट्रूमेंट को फिजिकली हैंड ओवर किया है खुद से, किसको? जिसको भी आप एंडोर्स कर रहे थे। और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कौन सी होती है? व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज डिलीवर्ड टू द एजेंट, क्लर्क, सर्वेंट
ऑफ द इंडोर्सी ऑन हिज बिहाफ। इंडोर्सी कौन होता है बच्चों? जिसको आप वो एंडोर्स कर रहे हो, और करने वाला कौन होता है? इंडोर्सर। तो करने वाला इंडोर्सर है, जिसको एंडोर्स करा गया है वो एंडोर्सी है, तो उसके एजेंट वगैरह को दे दिया तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, परफेक्ट हो गया। चलो जी, ये चीज हमें क्लियर हो गई। आगे क्या दिया हुआ है? सेक्शन 46 ऑल्सो लेज डाउन दैट व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज कंडीशनली और फॉर अ स्पेशल पर्पज ओनली, जब एक इंस्ट्रूमेंट कंडीशन के साथ या किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाया गया है, द प्रॉपर्टी इन इट डज नॉट पास टू द ट्रांसफरी इवन दो इट इज एंडोर्स्ड टू हिम अनलेस द इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसका मतलब यह है बच्चों, जब भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल है, जब भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट कंडीशनल है या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है, तो वो एंडोर्स नहीं हो सकता एक होल्डर को। यानी यहां पे टाइटल इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कल बताया था कि एक तो होता है होल्डर, एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स, राइट? तो अगर आप एक होल्डर बन रहे हो तो वहां पे आपको वो एंडोर्स नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स बन रहे हो, यानी आपने इन एक्सचेंज ऑफ अ कंसिडरेशन वो बिल आपको मिला है, बिफोर द ड्यू डेट आपको मिला है, और उसके साथ साथ आप लोगों ने गुड फेथ में वो चीज आपके पास आई है, राइट? तो आप तो अनअवेयर हो कि इसके साथ कोई कंडीशन भी जुड़ी थी या इसके साथ कोई स्पेशल पर्पस भी जुड़ा था, आप अनअवेयर हो उन सब चीजों से, तो उस केस में आपको एक बेटर टाइटल मिलेगा। तो ध्यान रखना, अगर कोई प्रॉमिसरी नोट, कोई बिल ऑफ एक्सचेंज कंडीशनल है, स्पेशल पर्पस के साथ बनाया गया है, तो उस केस में जो एंडोर्समेंट होता है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स को होता है। परफेक्ट हो गया जी, ओके। चलो, इसके बाद इसमें कुछ खास चीजें नहीं है, आगे चलते हैं। क्या दी? अब जो अगला टॉपिक आता है बच्चों वो है डिसऑनर ऑफ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट, सेक्शन 138 से सेक्शन 142। इन सेक्शंस में बच्चों डिसऑनर के बारे में बात करी गई है, बाउंस के बारे में बात करी गई है। आप समझते हो ना कि मैंने किसी बी को, ए ने किसी बी को कोई चेक दिया, चेक लिख के दिया कि भैया डेट डाल दी उस पर, सपोज आज है हमारे पास 12 सितंबर, ठीक है, और मैंने डेट डाली उस पर 16 सितंबर। तो 16 तारीख के बाद चेक की ड्यू डेट 16 से शुरू हो जाएगी और वो 3 महीने तक उसको कभी भी लगा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, चेक का जो टाइम पीरियड होता है, जो डेट मैंने उस पर डाल के दिया है, वहां से 3 महीने तक वो कभी भी लगा सकता है। तो अगर उसने चेक 16 तारीख की उस पर डेट डाली हुई थी, उसने 17 को लगा दिया, 18 को लगा दिया, और मेरे बैंक में उतना पैसा था ही नहीं, मैंने उसको चेक काट के दे दिया, मैंने उसको चेक काट के दिया 1 लाख रुपए का और मेरे बैंक में था 2 रुपए, तो चेक बाउंस हो जाएगा बच्चों। और चेक बाउंस हो जाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, ये एक क्राइम है, तो क्रिमिनल ऑफेंस में सजा दी गई है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। तो सर इसकी सजा क्या है? सजा ये है बच्चों, जितने का चेक था, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का, तो एक तो उसको 2x अमाउंट यानी कि 2 लाख रुपए, उसके साथ साथ 2 साल की जेल, उसके साथ साथ दोनों भी हो सकते हैं। तो जितने का चेक था उसका 2x अमाउंट, उसके साथ साथ 2 साल की जेल, और उसके साथ साथ दोनों भी हो सकते हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है जी, आओ देखो क्या है। डिसऑनर ऑफ अ चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट्स। डिसऑनर का मतलब बाउंस हो जाना, चेक बाउंस हो रहा है इनसफिशिएंसी की वजह से मेनली। वेयर एनी चेक ड्रॉन बाय अ पर्सन ऑन एन अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम विद अ बैंकर, हमने चेक लिख के दे दिया फॉर पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी टू अनदर पर्सन फॉर द डिस्चार्ज, पेमेंट करने के लिए इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट। मेनली जो चेक है बच्चों वो किसी कर्जा चुकाने के लिए होना चाहिए, या मेरा कोई ऑब्लिगेशन है मैंने वो पेमेंट दिया है उसके लिए होना चाहिए। एक चेक अगर आपने गिफ्ट के फॉर्म में दिया, डोनेशन के फॉर्म में दिया, सिक्योरिटी के फॉर्म में दिया, और इन डिस्चार्ज ऑफ अ मोरल ऑब्लिगेशन के फॉर्म में दिया, और फॉर एन इलीगल कंसिडरेशन, वो फिर इस सेक्शन में नहीं आते। तो इस सेक्शन में बच्चों हम बिजनेस लॉज पढ़ रहे हैं मेनली, तो हम बिजनेस की ही बात करेंगे। तो आपने जो चेक दिया है वो व्यापार संबंधित होना चाहिए, किसी कर्जे के लिए होना चाहिए। ये गिफ्ट के लिए, डोनेशन के लिए, मोरल ऑब्लिगेशन के लिए, इलीगल कंसिडरेशन के लिए वो चीज इसमें कंसिडर नहीं होगी। ठीक है, अब आपने अपनी फैमिली के किसी इंडिविजुअल को चेक काट के दे दिया, ठीक है, उसके बर्थडे पे कि ठीक है यार जो मर्जी ले लियो, मेरे को समझ में नहीं आया तुझे बर्थडे पे क्या गिफ्ट दूं, अब मैं तेरे को चेक दे रहा हूँ,
तो अपने बर्थडे पे कुछ भी ले लियो, अब वो चेक बाउंस हो गया तो क्या वहां पे सजा हो जाएगी क्या? बेटा वो गिफ्ट है ना, वो आपका एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, उस चीज पे सेक्शन अप्लाई नहीं होता, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। इट इज रिटर्न्ड बाय द बैंक अनपेड। अब चेक अगर वापस आ गया अनपेड, क्यों भाई, क्यों वापस आ गया भैया? या तो जो अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ अकाउंट इज इनसफिशिएंट, या तो पैसा नहीं है मेरे खाते में, और या फिर इट एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज्ड टू बी पेड फ्रॉम दैट अकाउंट बाय एन एग्रीमेंट मेड विद दैट बैंक, या फिर जो आपका बैंक, देखो हर किसी के बैंक की कोई ना कोई सीमा होती है पेमेंट करने की, अगर उससे ज्यादा जा रहा है वो, तब भी वो डिसरिगार्ड हो जाएगा, तब भी वो डिसऑनर हो जाएगा। Such person shall be deemed to have committed an offense and shall be punished। आपने एक ऑफेंस कर दिया है, क्राइम कर दिया है, और पनिशमेंट क्या है बच्चों? देखो चेक वाला मटेरियल ना बहुत सीरियस है, चेक का मामला बहुत सीरियस है। अगर ये डिसऑनर हो जाता है तो फिर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 साल तक, फाइन हो सकता है जो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक हो सकता है, और या फिर दोनों भी हो सकते हैं। परफेक्ट है या नहीं है? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सही है क्या? लेकिन बच्चों ये जो ऑफेंस माना जाएगा या ये जो सजा दी जाएगी, ये होने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस तो होंगी कि भैया सही से डिसऑनर माना कब जाएगा, राइट? तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशंस है बच्चों? सबसे पहला, चेक जो है वो वैलिडिटी पीरियड के अंदर अंदर जमा होना चाहिए, यानी 3 महीने के अंदर अंदर जमा हो जाना चाहिए। जिस डेट पे उसकी वैलिडिटी चालू है, जैसे मैंने बताया 16 सितंबर मैंने डेट डाल दी, तो 16 सितंबर से 3 महीने तक, 3 मंथ्स तक आप कभी भी उसको जमा कर सकते हो। तो वैलिडिटी उसकी 3 महीने की है, उसके अंदर अंदर जमा होना चाहिए। दूसरा, डिमांड फॉर द पेमेंट थ्रू नोटिस, आपने उसको प्रेजेंट करा हो, दिखाया हो, नोटिस दिया हो कि भैया हम ये चेक लगाने जा रहे हैं। द पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक एज द केस में बी मेक्स अ डिमांड, वो एक डिमांड करे पेमेंट का, ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ मनी बाय गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग, वो एक नोटिस दे कि भैया आपसे पैसा लेना है, राइट? तो आप कृपया करके हमारा पैसा दे दो, चेक डिसऑनर हो चुका है, मैंने चेक वैलिड पीरियड के अंदर अंदर लगा दिया था, अब ये चेक क्या हो चुका है, आपका चेक डिसऑनर हो गया, तो हमारा जो पैसा देना है कृपया आप हमें दे दो, ठीक है? तो वो नोटिस के कितने टाइम के अंदर अंदर पैसा आ जाना चाहिए बच्चों, और वो नोटिस कितने टाइम के अंदर अंदर आप दे सकते हो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये है सावधान इंडिया, इसका दिमाग में रखनी है आपको बात, ठीक है? देखो क्या लिखा हुआ है, नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉअर ऑफ द चेक within 30 days of the receipt of the information by him from the bank regarding the dishonor। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसको समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नंबर कट जाते हैं, यहाँ पे नंबर कट जाएंगे। कैसे? देखो मैंने क्या बोला, 16 तारीख चेक की डली हुई थी, 16 सितंबर, ठीक है? आपने चेक लगाया 18 सितंबर को, बैंक में आपने कब लगाया? 18 सितंबर को। अब डिसऑनर की जानकारी आपके पास 20 सितंबर को आई, ये चेक पे डेट डली हुई थी, चेक पे डेट डली हुई थी, ये आपने चेक बैंक में लगाया, और यहां पे आपको इंफॉर्मेशन मिली बैंक से कि भैया ये तो हो गया है डिसऑनर, इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक, ये डिसऑनर हो गया है। अब हमें जो नोटिस देना है कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर हमें पैसे चाहिए, राइट? वो 30 दिन कहां से शुरू होंगे बताओ? देखो जरा क्या लिखा हुआ है, द पेई और द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक एज द केस में बी मेक्स अ डिमांड फॉर द पेमेंट ऑफ द सेड अमाउंट ऑफ द मनी बाय गिविंग हिम अ नोटिस इन राइटिंग टू द ड्रॉअर ऑफ द चेक विद इन 30 डेज। 30 डेज के अंदर अंदर बच्चों आपको नोटिस देना है कि भाई पैसा दे दो। अब वो 30 डेज कहां से काउंट करूं? क्या मैं 30 डेज 16 सितंबर से काउंट करूं? क्या मैं 30 डेज 18 सितंबर से काउंट करूं? क्या मैं 30 डेज 28 सितंबर से काउंट करूं? बोलो, वीडियो पॉज करो। कहां से 30 दिन के अंदर अंदर नोटिस दूंगा मैं नोटिस दूंगा बच्चों यहां से, जिस डेट पे मुझे इंफॉर्मेशन आई है बैंक से। भाई उससे पहले तो मुझे पता ही नहीं था ना, मुझे कब पता चला? 20 सितंबर को, राइट? तो गिविंग अ नोटिस इन राइटिंग टू अ ड्रॉअर ऑफ द चेक विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय हिम फ्रॉम द बैंक। बात समझे? क्लियर हुआ?
सही है या नहीं है? राइट 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 राइट। ओके, अब आप 20 सितंबर को आपको जानकारी मिली, इसके 30 दिन के अंदर अंदर आपने उसको नोटिस दे देना है। आपने उसको नोटिस दिया 25 सितंबर को, आपने उसको नोटिस दिया 25 सितंबर को, ठीक है भाई। 20 को तुम्हें पता लग गया, इसके 30 दिन के अंदर अंदर तुमने उसको जानकारी देनी है कि भाई डिसऑनर हो गया, हमारे पैसे दे दे नहीं तो कोर्ट में केस कर देंगे। आपने उसको 5 दिन पे ही बता दिया, 25 सितंबर को बता दिया। अब उसको इस 25 सितंबर से 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा देना है, 15 डेज के अंदर अंदर आपका पैसा देना है। अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा नहीं देता तो फिर आप उसका कोर्ट में जाके केस कर दो, उसको जेल भी करवा सकते हो, उसको पेनल्टी भी लगवा सकते हो, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। बात समझे? दोबारा बताता हूँ, आ जाओ, थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली चीज है। ऐसा हुआ बच्चों, ए ने बी को एक चेक दिया, ए ने बी को एक चेक दिया, कब? 12 सितंबर को, राइट। इस चेक पे जो डेट डली हुई थी वो डली हुई थी 16 सितंबर कि भैया 16 सितंबर के बाद जाके आप ये चेक लगा लेना। 1 लाख रुपए का चेक था, राइट। 16 तारीख को ही उसने चेक लगा दिया। जब उसने 16 तारीख को चेक लगाया तो उसके अकाउंट में पैसे ही नहीं निकले। क्लियरिंग साइकिल पे गया, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, क्लियरिंग साइकिल पे गया, वहां से 18 सितंबर को ये डिसऑनर हो गया। 18 सितंबर को ये क्या हो गया भैया? डिसऑनर हो गया। तो चेक मिला कब था? 12 सितंबर को। आपने बैंक में कब लगाया? 16 सितंबर को। डिसऑनर कब हुआ? 18 सितंबर को। परफेक्ट हो गया जी? इतनी चीज समझ में आती है क्या? ये बहुत बेसिक है बच्चों, बहुत बहुत बेसिक है। सही है जी, परफेक्ट। अब आप नोटिस दे सकते हो, नोटिस दे सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इंफॉर्मेशन, जब आपको आ जाए। अब मैंने बैंक में जमा यहां पे किया था, बैंक से इन्फो ऑफ डिसऑनर मुझे 18 सितंबर को आई, तो मैं यहां से 30 डेज के अंदर अंदर नोटिस दे सकता हूं कि भैया ऐसा है, मेरा पैसा दे दो, ठीक है। आपने ड्रॉअर को नोटिस दिया 25 सितंबर को, आपने ड्रॉअर को यानी कि ए को नोटिस टू ड्रॉअर, नोटिस टू ड्रॉअर कब? 25 सितंबर को दिया। तो उसको 25 सितंबर से 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा देना है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसको लिख लो, ठीक है। तो जिस दिन आपको जानकारी मिली है वहां से नोटिस देने के लिए 30 दिन का टाइम है आपके पास, और जैसे ही आप नोटिस ड्रॉअर को दे दोगे, ड्रॉअर के पास 15 दिन का समय है। तो ऐसा नहीं है कि टोटल 45 डेज मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। 45 डेज से कंफ्यूज मत होना। जिस दिन आपको जानकारी मिली वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आप नोटिस दे सकते हो, और नोटिस जिस दिन उसको मिल जाएगा वहां से 15 दिन के अंदर अंदर उसको पेमेंट देना है, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखना। चलो सर, ये भी क्लियर हो गया। Failure of drawer to make payment, the drawer of such check fails to make the payment of the said amount of the money to the payee, or as the case may be to the holder in due course of the check within 15 days of the receipt of said notice। अब अगर उसने 15 दिन के अंदर भी वो पैसा नहीं दिया तो फिर उसको भैया जेल 2 साल तक की, पेनल्टी डबल अमाउंट तक की, या दोनों भी हो सकते हैं। तो कंडीशंस ध्यान रखना बच्चों, क्या क्या कंडीशंस हैं। सबसे पहले चेक विद इन द वैलिडिटी पीरियड जमा हो गया, आपने नोटिस दे के डिमांड कर लिया, नोटिस के 15 दिन के अंदर अंदर भी पैसा नहीं मिला तो फिर सेक्शन 138 के अंदर वो पनिशेबल है। चलो सर, समझ गए। पेनल्टी मैंने आपको बता दी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 138 द डिसऑनर ऑफ द चेक इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, जेल हो सकती है 2 साल तक की, एंड फाइन अप टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, और बोथ दोनों भी हो सकते हैं। सही है, परफेक्ट है बच्चों। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 16, इसको आप रीड करके छोड़ सकते हो। आइए जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब बच्चों ये जो सेक्शन 139 140 है ये 138 से ही जुड़े हुए हैं। बहुत छोटी छोटी सी दो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन 138 किससे रिलेटेड हो गया? पनिशमेंट से, पेनल्टी से रिलेटेड हो गया कि अगर चेक बाउंस हो गया तो क्या होगा। सेक्शन 138 याद रखना इंपॉर्टेंट है, उसी से सवाल बनता है।
सेक्शन 139 140 बहुत बेसिक है यार, इसके अंदर वैसे ही बिना बात का आपके लिए टिपिकल बनाया हुआ है, मैं आसान कर देता हूं। सेक्शन 139 क्या बोल रहा है कि हम कोई चीज एज्यूम करके चलेंगे इन द फेवर ऑफ होल्डर। होल्डर का मतलब जिसके पास चेक है। तो कोर्ट क्या एज्यूम करके चलता है कि अगर ए ने बी को कोई चेक दिया है तो ये प्री एजम्पशन है कि वो जो उसने दिया है फॉर डिस्चार्ज ऑफ हिज डेट या फिर लाइबिलिटी ही दिया है। क्योंकि हमने पढ़ा था ना पीछे बच्चों की ये जो सेक्शन है इसके अंदर चेक सिर्फ और सिर्फ किसी लाइबिलिटी के लिए, किसी डेट के लिए होना चाहिए। वो कोई डोमेस्टिक एग्रीमेंट के लिए नहीं होना चाहिए, कोई गिफ्ट के लिए, कोई डोनेशन के लिए, कोई चैरिटी के लिए नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अगर बी एक चेक का होल्डर है, इन दोनों के बीच में कोई बिजनेस हुआ है, कोई लेन देन हुआ है, ए ने बी को चेक काट के दिया, तो कोर्ट ये मान के चलेगा कि ये जो भी बिजनेस या जो भी डीलिंग हुई है, ए ने बी का कुछ कर्जा देना था, कोई लाइबिलिटी देनी थी, चुकानी थी, इसीलिए इसने इसको चेक दिया है। तो ये सेक्शन नंबर 139 में प्री अजम्पशन है। अदरवाइज तो ये हो जाएगा ना, इससे बाहर हो जाएगा, है ना। अब ए के ऊपर ये बर्डन है, ए के ऊपर ये बर्डन है कि ये इस प्री अजम्पशन को गलत भी प्रूव कर सकता है, लेकिन उसका बर्डन ए के ऊपर है। ठीक है, कि अगर आपने किसी और पर्पस के लिए दिया था आपने चेक, तो वो आप प्रूव करो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो लैंग्वेज देखो लॉ में कैसे लिखी होती है, व्हेन अ चेक इज डिसऑनर्ड इट शैल बी प्रीज्यूम्ड, हम मान लेंगे, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड का मतलब कि ए अगर कुछ और प्रूव ना कर ले तब तक ये माना जाएगा दैट द होल्डर ऑफ अ चेक रिसीव्ड द चेक ऑफ द नेचर रेफर्ड इन द सेक्शन 138 फॉर द डिस्चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और एनी लाइबिलिटी। प्रिजम्पशन प्रिस्क्राइब्ड इज रीबटेबल प्रिजम्पशन। रीबटेबल का मतलब है कि ए उसको गलत भी प्रूव कर सकता है, लेकिन बर्डन ऑफ प्रूफ ए के ऊपर है। ठीक है, ये सेक्शन 139 है बच्चों। सेक्शन 140 क्या बोलता है, देखो, डिफेंस विच मे नॉट बी अलाउड इन एनी प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 138। अब 138 के अंदर ए को बुक कर दिया गया, ए को बुक कर दिया गया मतलब ए के ऊपर पेनल्टी लगा दी गई, ए को जेल घोषित कर दी गई, इम्प्रिजनमेंट की सजा दे दी गई। लेकिन ए ने जाके बोला जज साहब मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मेरे बैंक में पैसा ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो अनअवेयर था कि बी जाके चेक सच में लगा देगा, मेरे खाते में पैसे नहीं थे, मैंने चेक ही नहीं करे। ये नहीं चलेगा भाई, ये नहीं चलेगा, ये रोना धोना नहीं चलेगा। तो यहाँ बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन सा डिफेंस अलाउड नहीं है। It shall not be a defense in a prosecution of an offence under section 138 that the drawer had no reason to believe when he issued the check that the check may be dishonored on presentment for the reason stated in the section। कि उसको तो पता ही नहीं था कि ऐसे डिसऑनर भी हो जाता है, ऐसे नुकसान भी हो जाता है, ऐसे जेल भी हो जाती है, मुझे तो पता ही नहीं था जज साहब प्लीज माफ कर दो, ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये बच्चों सेक्शन 139 140 138 हो गया, 39 हो गया, 40 हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है, पता होना चाहिए आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या सर? नहीं। अब आया बच्चों हमारे पास लास्ट टॉपिक, प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। प्रेजेंटमेंट इज द लास्ट टॉपिक आई गेस, इसके बाद तो कुछ नहीं है। प्रेजेंटमेंट के बाद कुछ और भी है क्या? रूल्स ऑफ कंपनसेशन। ओके, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है। प्रेजेंटमेंट क्या है बच्चों? बड़ा आसान सा यार थियरी टॉपिक है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, पूछा भी नहीं जाता खास। प्रेजेंटमेंट का क्या मतलब है कि कब कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किया जाएगा, किस सिचुएशन में कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट किया जाएगा। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज, क्या प्रॉमिसरी नोट, क्या चेक? बेटा प्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा ना, तभी पेमेंट होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करोगे पैसा मिलेगा, प्रॉमिसरी नोट प्रेजेंट करोगे पैसा मिलेगा, चेक लगाओगे प्रेजेंट करोगे पैसा मिलेगा, तो प्रेजेंटमेंट तो है ही। अब ये बड़ा आसान सा है बच्चों, इसमें तुम्हें चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी। बहुत सारे सेक्शंस हैं इसके अंदर, 61 से शुरू हो रहा है, लाइन लगा के सेक्शंस हैं, बट है किसी में कुछ नहीं, टाइम पास है। देखो जरा क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस। सबसे पहले आपको क्यों प्रेजेंट करना पड़ेगा? ताकि एक्सेप्टेंस हो पाए। एक्सेप्टेंस किस में होती है बच्चों? प्रॉमिसरी नोट में कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती सर, चेक में कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती सर, बिल ऑफ एक्सचेंज में होती है कि ए ने एक बिल लिखा बी के ऊपर, अब भैया बी को प्रेजेंट करोगे तभी तो वो एक्सेप्ट करके आपको भेजेगा। तो प्रेजेंटमेंट सबसे पहले किस पर्पस के लिए हो सकती है? एक्सेप्टेंस के लिए हो सकती है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर साइट। पेबल आफ्टर साइट का मतलब क्या होता है बच्चों? आफ्टर साइट का मतलब होता है कि मेरे सामने प्रेजेंट करोगे, उसके मैं 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पैसे दूंगा, तभी तो उसका टाइम फिक्स होगा, है ना। अब पेबल आफ्टर साइट
मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द ड्रॉई फॉर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के लिए आपको उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंट ही नहीं करोगे, अगर आपने प्रेजेंट नहीं करा, नो पार्टी इज लाइबल। उसके अंदर किसी की डिफॉल्ट के केस में कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगी। ए ने बिल बना के अपने पास रख लिया, एक्सेप्ट ही नहीं कराया, बी ने कोई पैसा नहीं दिया, इसने कोर्ट में जाके केस कर दिया कि सर बी मेरा पैसा नहीं दे रहा। जज साहब कहेंगे अबे पागल, एक बात बता मुझे, तूने उसको बिल प्रेजेंट तो करा नहीं, प्रेजेंटमेंट नहीं पढ़ा था क्या तूने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में? तो प्रेजेंटमेंट इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंटमेंट क्यों कराना पड़ता है? सेक्शन 61 बोलता है एक्सेप्टेंस के लिए। ठीक है, अच्छा जी, ओके। आगे क्या है इसके अंदर सर, और कुछ है क्या इंपॉर्टेंट? हाँ, कुछ एक बेसिक सी चीज लिखी हुई है। वो क्या लिखी हुई है कि इफ द बिल इज डायरेक्टेड टू द ड्रॉई एट अ पर्टिकुलर प्लेस, it must be presented at that place, and if at the due date for the presentation he cannot after reasonable search be found, the bill is dishonored। इसका मतलब आप प्रेजेंट करने के लिए गए थे, उसने बोला था कि भैया इस जगह पे मिलेंगे, और इस जगह पे जाके वो मिला नहीं, तो ड्यू डेट पे वो अवेलेबल ही नहीं है, गायब है। आपने पूरा एफर्ट लगा लिया, आपने उसके बिजनेस पे जाके देख लिया वो वहाँ नहीं है, आपने उसके घर जाके देख लिया वो वहाँ नहीं है, उसके बाद उसने कोई स्पेसिफिक जगह बताई थी वहाँ भी जाके देख लिया, तो बेवकूफ़ बना रहा है बेसिकली, तब डिसऑनर माना जाएगा। ठीक है जी, परफेक्ट है। चलो जी, ओके। अगला प्रेजेंटमेंट क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट। लो जी, प्रॉमिसरी नोट जब तक आप सामने वाले को नहीं दोगे तो वो पेमेंट नहीं देगा। ए ने बी को एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया, ए ने बी को एक प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया कि आई प्रॉमिस टू पे यू दिस मच अमाउंट इन 2 months। तो 2 महीने बाद भैया आपको प्रॉमिसरी नोट ए को देना पड़ेगा, तभी तो वो आपको पैसा देगा, प्रेजेंट तो करना पड़ेगा, राइट? क्या लिखा हुआ है? अ प्रॉमिसरी नोट पेएबल एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट। साइट का मतलब क्या है? जब आप सामने वाले को दिखाओगे वो चीज। आफ्टर साइट must be presented to the maker for sight, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, by a person entitled to demand payment, अब within a reasonable time। अब वो reasonable time क्या हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट बताएगा, राइट? आफ्टर इट इज मेड एंड बिजनेस आवर्स में होना चाहिए, बिजनेस डेज पे होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है, सही है? अब आपने अगर प्रेजेंट ही नहीं करा, किसी की कोई लाइबिलिटी नहीं है। तो प्रेजेंटमेंट पहले एक्सेप्टेंस के लिए हो सकता है, दूसरा प्रेजेंटमेंट हो सकता है प्रॉमिसरी नोट का, तीसरा क्या है हमारे पास? ड्रॉईज टाइम फॉर डेलिब्रेशन। अच्छा, इसी में कुछ चीजें लिखी हुई हैं। ड्रॉई का टाइम फॉर डेलिब्रेशन क्या है, क्या इसका मतलब है? देखो जरा, द होल्डर, होल्डर कौन है इस केस में? बी फिलहाल होल्डर है। इफ सो रिक्वायर्ड बाय द ड्रॉई ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंटेड टू हिम फॉर एक्सेप्टेंस, अलाउ द ड्रॉई 48 hours टू कंसिडर वेदर ही विल एक्सेप्ट इट। मतलब एक्सेप्टेंस के लिए कितना समय देते हैं हम? अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में आपने ए ने बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, प्रॉमिसरी नोट को छोड़ो फिलहाल, ए ने बी के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा, अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए कितना टाइम दिया जाता है? व्हाट इज द रिक्वायर्ड टाइम, या व्हाट इज द रीजनेबल टाइम? तो वो रीजनेबल टाइम है बच्चों 48 hours, ये आपको सेक्शन 63 में दिया है। इसके अलावा प्रेजेंटमेंट किसके लिए हो सकता है भाई? प्रेजेंटमेंट पेमेंट के लिए हो सकता है। प्रॉमिसरी नोट हो, बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चेक हो, वो आपको पेमेंट के लिए प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप प्रेजेंट नहीं करोगे तो कोई भी पार्टी लायबल नहीं होगी। एक्सेप्शन क्या है सर? इसका कुछ एक्सेप्शन भी दिया है। एक्सेप्शन क्या दिया है? एक्सेप्शन दिया है वेयर अ प्रॉमिसरी नोट इज पेबल ऑन डिमांड। जब कोई प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड हो एंड इज नॉट पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, no presentment is necessary in order to charge the maker thereof। इसका क्या मतलब है? जब एक प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड है, यानी कि आप ऑन डिमांड उसका पेमेंट करोगे, एंड इज नॉट पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस, अब उस स्पेसिफाइड प्लेस पे उसका पेमेंट नहीं किया गया है, तो फिर कोई भी प्रेजेंटमेंट नेसेसरी नहीं है इस पर्टिकुलर केस में। अब ये एक्सेप्शन क्या बोलता है बच्चों? बहुत ही सिंपल सा एक्सेप्शन है एक इसका। देखो, हमने ये तो पढ़ लिया कि भैया प्रेजेंटमेंट करना पड़ेगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि आपको पेमेंट के लिए प्रेजेंटमेंट की भी जरूरत नहीं है, आपको पेमेंट के लिए प्रेजेंट भी नहीं करना। क्यों नहीं करना सर? देखो लिखा हुआ है व्हेन अ प्रॉमिसरी नोट इज पेबल ऑन डिमांड। बच्चों प्रॉमिसरी नोट है, प्रॉमिसरी नोट है, मैं बना रहा हूं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आई विल पे यू सर्टेन सम एंड ऑल्सो ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब मैंने कोई फिक्स टाइम नहीं रखा, ये टाइम इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं,
मैंने कोई भी फिक्स टाइम नहीं रखा, दिस इज अ डिमांड इंस्ट्रूमेंट। मैंने बोला जब आप डिमांड करोगे तब मैं आपको पैसा दूंगा, यानी कि एक प्रॉमिसरी नोट इज पेबल ऑन डिमांड और नॉट पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस। कोई प्लेस भी फिक्स्ड नहीं हुई, राइट। तो देखो मैं ही प्रॉमिस कर रहा हूं, मैंने बोला था कभी भी आप लोग मुझे बोलना, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये पैसा। उसके साथ साथ कोई फिक्स प्लेस भी इसके लिए रेडी नहीं हुई, फिक्स प्लेस हमने कोई तय नहीं करी। तो अब क्या करें इस केस में? इस केस में बच्चों बी को मुझे बिल प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये प्रॉमिसरी नोट प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। वो मुझे सीधा फोन भी कर सकता है कि भैया मेरा पैसा दे दो। तो इस केस में ध्यान रखना प्रेजेंटमेंट की जरूरत नहीं होती, ये एक्सेप्शन है। यानी नॉर्मली पेमेंट के लिए आपको प्रेजेंटमेंट करना पड़ता है, लेकिन इस केस में यानी अगर एक प्रॉमिसरी नोट हो, डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो, उसके साथ साथ कोई स्पेसिफाइड प्लेस भी फिक्स नहीं है, तो आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। ये इसका एक्सेप्शन है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। चलो जी, आवर्स फॉर प्रेजेंटमेंट। आवर्स ऑफ प्रेजेंटमेंट में बहुत बेसिक चीजें लिखी हैं। आवर्स ऑफ प्रेजेंटमेंट में बच्चों क्या लिखा है? प्रेजेंटमेंट मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। यूजुअल बिजनेस आवर्स में होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर ये बैंकर के पास है, इफ एट अ बैंकर्स विद इन बैंकिंग आवर्स प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो आप जिसको प्रेजेंट करने वाले हो, अगर वो एक नॉर्मल बिजनेसमैन है तो बिजनेस आवर्स में होना चाहिए, बैंक है तो बैंकिंग आवर्स में होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके अलावा प्रेजेंटमेंट कब करना पड़ सकता है? प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट, फिर से पेमेंट के लिए। पेबल आफ्टर डेट और साइट। अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज मेड पेबल एट अ स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर डेट और साइट मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट मैच्योरिटी। जो भी कोई बीओई बनाया है, कोई प्रॉमिसरी नोट बनाया है और उसका कोई ड्यू डेट है, यानी एक पेमेंट आफ्टर डेट है या आफ्टर साइट है, ठीक है, तो फिर उस सिनेरियो में जो उसकी ड्यू डेट है उस डेट पे आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। ये तो सर पीछे भी पढ़ लिया था, ये तो सर वही सेम चीज आ गई दोबारा से। प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट्स। अगर किस्तों में प्रॉमिसरी नोट का पेमेंट होना है, ठीक है, अगर किस्तों में प्रॉमिसरी नोट का पेमेंट होना है तो क्या लिखा हुआ है? प्रॉमिसरी नोट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन द थर्ड डे आफ्टर द डेट फिक्स फॉर पेमेंट। इसका मतलब जो भी डेट फिक्स्ड हुई है उसके थर्ड डे पे, मतलब वही 3 days ऑफ ग्रेस। 3 days ऑफ ग्रेस किस्तों वाले पार्ट में लग जाते हैं। 3 days ऑफ ग्रेस अगर 16 तारीख का ड्यू डेट है इंस्टॉलमेंट का, तो आप 17, 18, 19 तारीख को लेके जाओ। चलो, प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर। यानी कि एक प्रॉमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक लिखा गया था, एक्सेप्ट हुआ एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड नॉट एल्सवेयर मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पार्टी बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट एट दैट प्लेस। देखो क्या क्या लिख रहा है, बोल रहा है ये कंडीशन चली थी, ये बात तय हुई थी कि इसी प्लेस पे प्रेजेंट होना चाहिए, तो भैया वो उसी प्लेस पे प्रेजेंट होना चाहिए। क्या यार बच्चों, रीड ओनली टॉपिक है ये, कुछ खास नहीं है। इंस्ट्रूमेंट पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस हो गया। प्रेजेंटमेंट वेयर नो एक्सक्लूसिव प्लेस स्पेसिफाइड। अगर कोई प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है फिर हम उसको कहाँ पे प्रेजेंट करेंगे? अगर कोई प्लेस स्पेसिफाइड ही नहीं है तो फिर आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा कहाँ पे? प्लेस ऑफ बिजनेस पे। अगर कोई बिजनेस है तो वहाँ पे जाके दो, अदरवाइज घर पे, अभी मैंने पीछे बताया घर पे जाके दो। और द केस में भी, या जो भी केस है ना, प्रेजेंटमेंट व्हेन मेकर हैज नो नोन प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस। अब बोल रहा है कि अगर उस मेकर का कोई रेजिडेंस भी नहीं है और कोई बिजनेस भी नहीं है, भाई बिल लिख रहा है, प्रॉमिसरी नोट बना रहा है और ना घर है ना बिजनेस है, लेकिन लॉ है हर चीज कवर करेगा, तो बोलता है जहां मिले वहां पकड़ लो, जहां आपको मिल जाए। इफ द मेकर ड्रॉई एक्सेप्टर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज नो नोन प्लेस ऑफ बिजनेस और फिक्स्ड रेजिडेंस एंड नो प्लेस इज स्पेसिफाइड, such presentment may be made to him in person wherever he can be found। भाई जहां मिल जाए वहां पकड़ लो। प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज ड्रॉवर। लो जी, प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक क्या है भैया? बैंक को देना पड़ेगा ये तो, क्योंकि इसके केस में तो हमेशा बैंक बीच में आता है। तो चेक अगर आपको प्रेजेंट करना है at the bank upon which it is drawn before the relation between the drawer and banker has been altered to prejudice the drawer। इसका मतलब बच्चों सिंपल सा है कि भैया देखो, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई, चेक के रिस्पेक्ट में ये रिश्ता कितने टाइम पीरियड का होता है? ये रिश्ता होता है 3 महीने का, है ना, क्योंकि चेक का टाइम पीरियड ही 3 months है। तो इसमें आप ये समझ के चलना
कि जो प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक है टू चार्ज द ड्रॉअर है वो विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड हो जाना चाहिए, यानी वो 3 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक टू चार्ज एनी अदर पर्सन, अ चेक मस्ट इन ऑर्डर टू चार्ज एनी पर्सन एक्सेप्ट द ड्रॉअर बी प्रेजेंटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द डिलीवरी, फिर से वही चीज़ लिखी हुई है। प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड, अगर कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, तो वो कब प्रेजेंट होना चाहिए। अब देखो बच्चों, फिर से ऑन डिमांड है, तो ऑन डिमांड में तो वो कभी भी, उसने बोला कि जब आप डिमांड करोगे तब मैं पे करूंगा, बट दैट डजंट मीन कि आज उसने प्रॉमिसरी नोट बना के दिया, कल आप चले गए या शाम को ही आप चले गए, तो थोड़ा तो एक रीजनेबल टाइम दो। तो लॉ बोलता है एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 31, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम। चलो जी, प्रेजेंटमेंट बाय और टू द एजेंट, सेक्शन 75 किस में डील करता है? सेक्शन 75 डील करता है बच्चों की प्रेजेंटमेंट एजेंट को करना हो, रिप्रेजेंटेटिव को करना हो या असाइनी को करना हो। इसका मतलब क्या है बच्चों कि बेसिकली ड्रॉअर अवेलेबल नहीं है तो आप उसके एजेंट को दे सकते हो, डेथ हो गई है रिप्रेजेंटेटिव को ड्रॉ करा जाएगा, वो प्रेजेंट किया जाएगा, वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसके असाइनी को प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट में बी मेड टू द ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट को कर सकते हैं हम, सेक्शन 75 बोलता है। मेकर एक्सेप्टर के, अगर उसकी डेथ हो गई है तो फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कर सकते हैं, और अगर कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया है तो उसके असाइनी को कर सकते हैं। असाइनी वो है जो उसका हिसाब किताब करवाएगा सारा, ठीक है। एक्सक्यूज फॉर डिले इन प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट, अगर डिले हो रहा है प्रेजेंटमेंट में, ठीक है, फॉर एक्सेप्टेंस और पेमेंट इज एक्सक्यूज्ड, वो एक्सक्यूज कर दिया जाएगा। अगर डिले क्यों हुआ है, देखो बच्चों, एक्सेप्टेंस में, प्रेजेंटमेंट में अगर डिले हो रहा है, ठीक है, अब वो डिले क्यों हो रहा है उसका कारण जानने की कोशिश करेगा कोर्ट, कि अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांस है जो आपके हाथ में ही नहीं है, जो आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल कोई वॉर का सिचुएशन आ गया, कोई वॉर हो गया, ठीक है, अब कोर्ट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने क्या करा, इस टाइम पे बिल्कुल कर्फ्यू लगा दिया कि कोई बाहर ही नहीं निकलेगा। तो कोई अगर बाहर ही नहीं निकलेगा, कोई इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वॉर का सिचुएशन है, तो फिर कैसे प्रेजेंटमेंट होगा, कैसे एक्सेप्टेंस होगा, तो वो एक्सक्यूज माना जाएगा। लेकिन आप ये बोलोगी नहीं मैं तो बीमार था, मैं इसलिए प्रेजेंटमेंट नहीं हो पाया, एक्सेप्टेंस नहीं हो पाया, या मैं तो शादी में गया, भैया ये एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। तो एक्सक्यूज क्या दिया हुआ है डिले के लिए? इफ द डिले इज कॉज्ड बाय सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द होल्डर, वो आपके हाथ में ही नहीं है, ठीक है, तो ये हम मान लेंगे। ओके, व्हेन प्रेजेंटमेंट अननेसेसरी, प्रेजेंटमेंट की आपको प्रेजेंटमेंट कब नहीं करना, कब ये अननेसेसरी हो जाता है। तो बच्चों एक तो केस ऊपर पढ़ लिया था हमने, कब अननेसेसरी हो जाता है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसके साथ साथ आपने एक प्रॉमिसरी नोट लिखा हुआ है, राइट, और वो ऑन डिमांड है, सही है, उसके साथ साथ उसका कोई स्पेसिफाइड प्लेस फिक्स्ड नहीं है, तो वहां पे प्रेजेंटमेंट नहीं चाहिए। और भी कुछ केसेस हैं क्या, देखो, नो प्रेजेंटमेंट फॉर पेमेंट इज नेसेसरी, और इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर मान लिया जाएगा इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अगर प्रेजेंटमेंट नहीं भी हुआ तब भी, जैसे नंबर 1, इफ द मेकर, ड्रॉई, एक्सेप्टर इंटेंशनली प्रिवेंट्स द प्रेजेंटमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो मेकर है या जो ड्रॉई है या जो एक्सेप्टर है वो प्रेजेंट होने ही नहीं देना चाहता, इंटेंशनली वो उससे बच रहा है, उससे भाग रहा है, सामने वाला फोन कर रहा है, भैया बिल लेके आना था, आपको प्रेजेंट करना, अरे यार मैं तो आज शादी में हूँ, अरे यार मैं तो आज बीमार हूँ, अरे यार आज तो मैं इधर हूँ, अरे यार आज तो मैं उधर हूँ, वो जान के कोशिश कर रहा है, तो फिर आपको उसको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, सीधा डिसऑनर माना जाएगा। दूसरा क्या लिखा हुआ है, इफ द इंस्ट्रूमेंट बीइंग पेएबल एट हिज प्लेस ऑफ बिजनेस ही क्लोजेस सच प्लेस ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर्स, मतलब कि वो धंधे पे आ ही नहीं रहा, वो बिजनेस ही बंद रखता है बिजनेस आवर्स में। इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल एट सम अदर स्पेसिफाइड प्लेस, अगर कोई स्पेसिफाइड प्लेस फिक्स करा गया था, नीदर ही और नॉर एनी पर्सन अटेंड सच प्लेस, एक कोई हमने स्पेसिफाइड प्लेस रखा हुआ था कि भैया ये प्रेजेंट होना चाहिए XYZ कैफे पे, और मैं आ जाऊंगा उस कैफे पे, ना मैं गया, ना मेरा कोई एजेंट गया, राइट, ना मेरा कोई रिप्रेजेंटेटिव गया, तो उस सिनेरियो में भी आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, वहीं की वहीं डिसऑनर माना जाएगा। इफ द इंस्ट्रूमेंट नॉट बीइंग पेएबल एट स्पेसिफाइड प्लेस ही कैन नॉट आफ्टर ड्यू सर्च्ड बी फाउंड, वो इंसान मिल ही नहीं रहा है ना, वो इंसान मिल ही नहीं रहा है। चलो भैया ये भी क्लियर हो गया। और क्या लिखा हुआ है,
एज अगेंस्ट एनी पार्टी सॉट टू बी चार्ज देयरविद इफ ही हैज एंगेज्ड टू पे नॉटविथस्टैंडिंग नॉन प्रेजेंटमेंट। इसका सिंपल सा मतलब है बच्चों कि आपने जिसको भी प्रेजेंट करना है उसने खुद बोला कि आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप सही समय पे पैसा दे दूंगा। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने जिसको भी प्रेजेंट करना है उसने खुद ही बोला कि आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, नॉन प्रेजेंटमेंट में भी मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। या फिर आगे क्या लिखा हुआ है, जो पार्टी है वो पार्ट पेमेंट कर चुकी है। पार्ट पेमेंट का मतलब कुछ पेमेंट उस इंस्ट्रूमेंट का कर दिया, तो आपको फिर बार बार जो बचा हुआ पेमेंट है उसके लिए उसको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। और प्रॉमिसेस टू पे द अमाउंट, उसने वादा कर दिया कि भैया मैं प्रॉमिस करता हूं मिल जाएगा आपको पैसा, तो दोबारा भी आपको उसको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। और अदरवाइज वेव्स हिज राइट टू टेक एडवांटेज, उसने बोला भैया मैं आपका फायदा नहीं उठाऊंगा, चिंता मत करो, मैं आपको बोल रहा हूं आपको प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। लगभग ये सेम बात यही वाली है। एज अगेंस्ट द ड्रॉअर इफ द ड्रॉअर कुड नॉट सफर एनी डैमेज, इसका मतलब आप एक ऐसे ड्रॉअर को भी प्रेजेंट मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो अगर उस ड्रॉअर के अगेंस्ट आप कोई काम कर ही नहीं सकते हो, आप कोई एक्शन ले ही नहीं सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल वो एक माइनर का केस ले लो, आपकी एक माइनर ड्रॉअर था, तो उस सिनेरियो में आप एक माइनर के ऊपर कोई केस वेस नहीं होता, माइनर के साथ कोई चीज़ नहीं होती इस तरीके की, तो उस केस में आपको प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट है जी, सही है, क्लियर है या नहीं है। लास्ट क्या बोल रहा है, लाइबिलिटी ऑफ द बैंकर फॉर नेग्लिजेंस डीलिंग विद बिल प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अरे ये तो बड़ा सिंपल सा है, ये बोल रहा है कि अगर बैंक ने आपके बिल को संभाल के नहीं रखा, ध्यान से नहीं रखा, बिल खराब कर दिया, बिल फाड़ दिया, बिल का बैंक ने ऐसी जगह रखा जहां पे चूहे काट वाट गए बिल को, तो फिर उस केस में लाइबिलिटी किसकी आ जाती है, बैंकर की आ जाती है कि आपने नेग्लिजेंस के साथ डील करा है हमारे बिल को, आपने हमारे बिल को सही से नहीं रखा। इफ द बैंकर सो नेग्लिजेंटली और इम्प्रॉपरली कीप्स और डील्स और डिलीवर्स बैक सच बिल as to cause loss to the holder, he must compensate the holder for such losses। लो जी सर, ये बच्चों प्रेजेंटमेंट वाला टॉपिक भी खत्म, रीड ओनली टॉपिक है, बड़े आराम से आपको पता होना चाहिए कब कब बिल को कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट करना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फाइनल टॉपिक, द रूल्स ऑफ कंपनसेशन। अब सर ये रूल्स फॉर कंपनसेशन क्या बोलता है? देखो बच्चों, रूल्स फॉर कंपनसेशन ये बोलता है कि अगर जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, चेक है, वो बेसिकली डिसऑनर हो गया, आपने कोर्ट में केस कर दिया, तो अब आपको उसका पेमेंट या कंपनसेशन में क्या क्या मिलेगा। नंबर 1, जो आपका ड्यू अमाउंट है आपको वो मिलेगा। नंबर 2, आपको जितना भी खर्चा हुआ ये कोर्ट का केस वेस करने में, आपके लॉयर की फीस है या व्हाटएवर इट इज, जितने भी खर्चे हुए वो सब मिलेंगे। उसके साथ साथ तीसरी चीज, आपको इंटरेस्ट के साथ 18% पर annum, जितना भी समय लगा बच्चों अमाउंट रिकवर करने में, तो आपको अमाउंट 18% ऑफ इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। ठीक है, एक चीज और लिखी हुई है कि अगर जब केस चल रहा था तो एक पार्टी किसी और देश से है, दूसरी पार्टी किसी और देश से है, तो जो पेमेंट होगा वो करंट एक्सचेंज रेट पे होगा, अमाउंट का भी, जो खर्चा आया कोर्ट ऑफ लॉ में उसका भी, और उसके साथ साथ जो 18% इंटरेस्ट मिलना है उसका भी, वो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। ये चीज यहाँ पे लिखी है, देखो क्या लिखा हुआ है, रूल्स एज टू कंपनसेशन। सेक्शन 117, द कंपनसेशन पेबल इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ द प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक बाय एनी पार्टी लायबल टू द होल्डर और एनी एंडोर्सी शैल बी डिटरमिन्ड बाय द फॉलोइंग रूल्स। नंबर 1, द होल्डर इज एंटाइटल्ड टू द अमाउंट ड्यू अपॉन द इंस्ट्रूमेंट। एक तो जो अमाउंट था वो, उसके साथ साथ एक्सपेंसेस जो भी आए प्रेजेंट करने में, नोटिंग कराने में, प्रोटेस्ट करने में, वो सब खर्चे भी मिलेंगे। उसके साथ साथ इंटरेस्ट एट द रेट 18% पर annum फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट अंटिल द कंपनसेशन इज रिसीव्ड। अब ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि भैया when the person charged resides at different place from that at which the instrument was payable, the holder is entitled to receive such sum at the current rate of exchange between the two places। और ये जो 18% मिलेगा ये भी करंट रेट ऑफ एक्सचेंज पे ही मिलेगा, ये भी करंट रेट ऑफ एक्सचेंज पे ही मिलेगा। उसके बाद लिख रहा है कि ये सब पेमेंट करने के लिए भी अगर सामने वाले ने एक नया कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया और वो भी डिसऑनर हो जाता है तो फिर उसके साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट होगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 5 में लिखा है।
लो सर, इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चिंटूज एंड चिंटीज, हमारा पूरा का पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी समाप्त हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मेन जो इसकी क्लासेस हैं, शुरू की पहली क्लास, दूसरी क्लास, आज प्रेजेंटमेंट की हमने बात करी, आज हम लोगों ने नेगोशिएशन की बात करी, आज हम लोगों ने कुछ रूल्स के बारे में बात करी। तो ये सब आज काफ़ी टॉपिक्स रीड ओनली टॉपिक्स थे, एक्ट के लास्ट के टॉपिक्स हैं, लास्ट के सेक्शंस हैं, तो वो आपने कवर करे और एक्ट हो जाता है समाप्त। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अगला एक्ट कौन सा करना है, कौन सा एक्ट करना चाहते हो, वो कवर करेंगे और अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। लर्निंग साथ साथ करते चलना, नहीं तो दिक्कत रहेगी। शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, लर्निंग करते चलो। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।